नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने एक और बेहतरीन कहानी लेके। और यह कहानी अब तक की सभी कहानियों से बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि इस कहानी का संबंध कुछ पौराणिक समय के काल से होता है। और उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको एक अलग ही एहसास देगी। तो देर ना करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जहां चारों ओर वो अपने वैभव और संपन्नता का बोलबाला था। दिन में यहाँ की गलियां व्यापार और उत्सव से गुलजार रहती थीं, परंतु जैसे ही रात का अंधेरा गहराता, एक अजीब सा भय हर घर में बैठ जाता। पास के जंगलों में एक अज्ञात आतंक पूरे क्षेत्र में फैल गया था। पाटलिपुत्र से कुछ मील दूर सिद्धपुर गांव, जो कभी अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था, अब भय और अंधविश्वास का केंद्र बन चुका था। यह गांव उन जंगलों के पास बसा था जिनके बारे में सदियों से अजीब कहानियां सुनाई जाती थी। कहते थे कि वहां यक्ष, राक्षस या रहस्यमय शक्तियों का वास होता है। सबसे पहली घटना 3 महीने पहले हुई थी। गांव का एक जवान युवक, जिसका नाम हरिया होता है, वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया था। रात तक वापस नहीं लौटा। उसकी मां चिंतित होकर पड़ोसियों के साथ जंगल की ओर गई। मशालों की रोशनी में, हरियाली और पत्तों की सरसराहट के बीच वे उसे खोजते रहे। अचानक पेड़ों के झुरमुट में उन्होंने एक खून से सना हुआ कुछ देखा। पास जाकर देखा तो हरिया का शव था। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं और उसका चेहरा डर के मारे विकृत हो चुका था। उसकी गर्दन पर गहरे घाव थे, जैसे किसी ने नुकीले अपने नाखूनों से उसे नोच डाला हो। गांव वाले यह दृश्य देखकर सिहर उठे। उन्होंने शव को उठाया और घर ले आए। गांव की बुजुर्ग महिला दादी कमला ने शव देखकर कहा, यह किसी इंसानी का काम नहीं है, यह किसी शैतान का काम है। हरिया की मौत के बाद गांव के लोग बहुत सतर्क हो गए। जैसे ही सूरज ढलता, हर कोई अपने घर में घुस जाता और दरवाजे बंद कर लेता। बच्चे घरों में छिप जाते और गलियां एकदम सुनसान हो जाती। गांव के उत्तर दिशा में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के बारे में मान्यता थी कि वहां एक यक्षिणी का वास रहता है। वह पूर्णिमा की रात पेड़ से उतरती और गांव में घूमती। उसे जो कोई भी दिखता, वह उसे अपने हवस में ले लेता। कुछ दिनों बाद गांव का एक अन्य युवक, जिसका नाम रामू था, जो अपने दोस्तों के साथ देर रात खेत में काम कर रहा था, उसके साथी झोपड़ी में आराम कर रहे थे जब उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह एक स्त्री की हंसी थी जो हवा में गूंज रही थी। रामू, जो खेत में अकेला था, ने पीछे मुड़कर देखा। उसने एक स्त्री को रंगीन कपड़ों में अपने पास आते देखा। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि रामू उसको देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। परंतु जैसे ही उसने अपनी आंखों में झांका, वह चमसा गया। उसकी आंखें रक्त जैसी लाल हो गई थीं। स्त्री ने अपनी लंबी भुजाएं फैलाई और रामू को अपनी ओर खींच लिया। सुबह गांव वालों ने रामू का शव एक पेड़ से लटका हुआ पाया। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और उसकी गर्दन में गहरे नाखूनों के घाव साफ झलक रहे थे। उसके दोस्तों ने बताया कि हमने उसे रोका था, पर उसने हमारी बात नहीं मानी और वह उस यक्षिणी के जाल में फंस गया। इन घटनाओं के बाद गांव में डर का माहौल पूरी तरह छा गया था। हर कोई डरता था कि अगली बारी उसकी हो सकती है। गांव के मुखिया ने जंगल के पास जाना मना कर दिया। उसने सभी को चेतावनी दी, कोई भी रात के समय घर से बाहर न निकले। गांव के कुछ लोग कहते थे कि रात के समय उन्हें एक स्त्री के कराहने और कभी-कभी हंसने की आवाज सुनाई देती है।
कभी कभी खिड़कियों से झांकने पर रंगीन कपड़ों में एक स्त्री दिखाई देती है जो हवा में तैर रही होती है। एक बार एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसने अपनी खिड़की के बाहर यक्षिणी को देखा। उसने कहा कि वह हवा में झूल रही थी, उसकी आंखें लाल थी और उसके बाल सांपों की तरह लहरा रहे होते हैं। मैंने तुरंत अपनी खिड़की बंद कर ली, लेकिन उसकी हंसी अब भी मेरे कानों में गूंजती है। घटनाएं अब गांव में बहुत बढ़ने लगी तो गांव के लोग पाटलिपुत्र से एक पुरोहित को लेकर आए। उन्होंने गांव का निरीक्षण किया और कहा, यह यक्षिणी कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह किसी बड़े अन्याय का परिणाम है। इसे शांत करने के लिए बहुत बड़ा अनुष्ठान करना होगा, लेकिन तब तक जब तक यज्ञ पूरा नहीं होता गांव को यह श्राप झेलना होगा। पुरोहित ने एक और चेतावनी दी, इस यक्षिणी को हराना आसान नहीं है। यह किसी भी रूप में आ सकती है, यह तुम्हारे अपनों का रूप धारण कर सकती है और तुम्हें धोखा दे सकती है। यह सुनकर गांव वालों का डर और भी बढ़ गया। अब हर कोई अजनबियों से बचने लगा और यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों पर भी शक करने लगा। हर रात पूर्णिमा की चांदनी जब पेड़ों पर पड़ती तो लोग अपने घर के कोनों में दुबक कर बैठ जाते। इन सब घटनाओं से परेशान होकर गांव वालों ने पाटलिपुत्र के राजा बिंदुसार के पास मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, महाराज, यह यक्षिणी हमारा सर्वनाश कर देगी, कृपया करके हमें बचाएं इससे। राजा ने उनकी बातें सुनी, लेकिन शुरुआत में इसे अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर दिया। परंतु जब गांव से बार बार आने वाली ये खबरें बढ़ गईं, तो उन्होंने अपने सबसे बहादुर योद्धा विक्रम को इस समस्या का समाधान करने का आदेश दिया। अब विक्रम अपने कुछ योद्धाओं के साथ उस गांव के पास के जंगल की ओर आगे बढ़ने लगता है। उस जंगल को स्थानीय लोग काल वन के नाम से कहते थे। मौर्य साम्राज्य के सबसे घने और रहस्यमय जंगलों में से वह एक था। जिन दिन में भी वह जंगल की सूरज की रोशनी एकदम गायब हो जाती और रात के अंधेरे में यह और भी डरावना हो जाता। यह जंगल न केवल अपनी घनी हरियाली के लिए जाना जाता था, बल्कि यहाँ से जुड़ी अजीब कहानियाँ और रहस्यमय घटनाओं के लिए भी यह भय का केंद्र बना हुआ था। जब विक्रम और उसके साथी योद्धा जंगल में प्रवेश के द्वार पहुंचते हैं तो उन्होंने महसूस किया कि हवा एक अजीब सी सर्दी से भरी हुई थी। चारों ओर घुटन भरी खामोशी थी। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि उनके बीच से आकाश भी दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल के अंदर जाने पर विक्रम को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पत्तों की सरसराहट, जंगली जानवरों की दूर से आती आवाजें और सूखी टहनियों का चटकना, यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रहे थे जो किसी का भी कलेजा दहला दे। जंगल में चलते हुए उन्होंने देखा कि रास्ते के दोनों ओर पेड़ झुके हुए थे, जैसे किसी भारी बोझ के कारण उनकी शाखाएं टूट गई हों। पेड़ों के तनों पर गहरे खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी विशालकाय जानवर ने अपने पंजों से उन्हें नोच दिया हो। जगह जगह जमीन पर खून के सूखे धब्बे और जंगली जानवरों के अधखाए शव पड़े थे। लेकिन सबसे भयावह बात तो यह थी कि हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने सड़े गले मांस की। अब जैसे ही वे जंगल के भीतर और गहराई तक पहुंचे, पत्तों की सरसराहट और तेज हो गई, लेकिन कोई हवा नहीं चल रही थी। यह सरसराहट ऐसी थी जैसे पेड़ आपस में फुसफुसा रहे हों। विक्रम ने साथी, जो अब तक बहादुरी का दिखावा कर रहे थे, धीरे धीरे घबराने लगे। एक योद्धा ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे पीछे चल रहा है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो
वहां कोई भी नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद सूखी टहनियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। विक्रम ने आवाज की दिशा में मशाल उठाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता है। जंगल के गहरे हिस्से में पर उन लोगों ने देखा कि कुछ वृक्षों की शाखाएं अजीब सी आकृतियां बना रही थी। ये आकृतियां इंसानी चेहरे जैसी लगती थी, कुछ हंसते हुए तो कुछ चीखते हुए। यह देखकर विक्रम के साथी चौंक कर बोले, अरे ये क्या असली चेहरे हैं? ये तो ऐसा कैसे हो सकता है? और लगता है ये पहल वृक्ष कुछ कहना चाहते हैं। विक्रम ने उन्हें शांत करते हुए कहा, यह तुम्हारे डर का परिणाम है, ध्यान मत दो। लेकिन खुद विक्रम को भी महसूस हो रहा था कि जंगल में कुछ तो भयानक है, जो उनकी कल्पना और सोच से बिल्कुल परे था। अब चलते चलते वे जंगल के बीचों बीच वे उस विशाल पीपल के वृक्ष तक पहुंचे, जिसे यक्षिणी का वास कहा जाता था। यह वृक्ष बाकी पेड़ों से बहुत अलग था। उसकी शाखाएं नीचे तक लटक रही थीं और उन पर सूखी लताओं के साथ साथ चमगादड़ भी लटक रहे थे। वृक्ष के नीचे एक चबूतरा था जो खून के धब्बों से सना हुआ था। उसके चारों ओर जमीन पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर कोई प्रतीक चिन्ह उकेरे हो। उन निशानों को देखकर विक्रम ने एक साथी से कहा, ये तो किसी तांत्रिक के अनुष्ठान के चिन्ह लगते हैं। ऐसा कहते ही हवा अचानक से और ठंडी हो गई। मसाले जलने लगी, लेकिन उनकी लौ स्थिर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई अदृश्य शक्ति उन पर हावी हो रही हो। तभी हवा में एक हल्की हंसी गूंजी। यह आवाज किसी स्त्री की थी। यह हंसी धीरे धीरे तेज हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे वह चारों दिशाओं से आ रही हो। विक्रम के साथी ने भयभीत होकर बोला, यह हंसी वही है जिसके बारे में गांव वालों ने बताया था। यह चिड़चिड़ी की हंसी है। तभी अचानक विक्रम ने देखा कि उसके चारों साथी अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। वह चिल्लाया, रुको, यह तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। विक्रम को महसूस हुआ कि हवा में कुछ ऐसा था जो उनके मन में डर और भ्रम पैदा कर रहा था। तभी उसने अपनी मशाल की रोशनी से देखा कि एक स्त्री सफेद कपड़ों में पेड़ के पास खड़ी है। उस स्त्री की आंखें चमक रही थी। उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी जो उसकी सुंदरता को भयावह बना रही थी। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और उसकी ओर बढ़ा। उसने कहा, तुम कौन हो? क्यों गांव वालों को मारती हो? स्त्री ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे इस समाज ने राक्षस बना दिया। तुम मेरे पास आए हो तो अब तुम वापस नहीं जा सकते। विक्रम ने देखा कि उसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ रही थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, हवा में चीख गूंजी। वह स्त्री गायब हो चुकी थी। अब जंगल का माहौल अब और डरावना हो चुका था। विक्रम ने किसी तरह अपने बचे हुए साथियों को इकट्ठा किया और वहां से वापस लौटने का फैसला किया। विक्रम और उसके बचे हुए साथी जब जंगल से बाहर लौटे तो अंधेरा गहराता जा रहा था। गांव के पास पहुंचने से पहले ही वे थकान और डर से बेहाल हो चुके थे। विक्रम को पता था कि यक्षिणी को हराना आसान नहीं है। उसने जंगल में जो देखा था वह न केवल रहस्य था, बल्कि इतना भयानक था कि उसके साथी अभी तक उसके बारे में बात करने से कतरा रहे थे। लेकिन विक्रम को एहसास हुआ कि यक्षिणी सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं है, उसका प्रभाव गांव पर भी था। वह हर जगह अपनी छाया फैलाने लगी थी। गांव लौटने के कुछ ही घंटों बाद विक्रम ने गांव वालों को जमा करके अपनी योजना समझाई। लेकिन तभी गांव के
उत्तर में स्थित पुराने खंडहर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। यह आवाज़ें इतनी डरावनी थी कि गांव के सबसे बहादुर लोग भी अपने घरों में छुप गए। विक्रम और उसके साथी मशाले लेकर खंडहर की ओर बढ़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि गांव के दो लोग जो रात को बाहर गए थे पत्थरों के बीच मरे हुए पड़े थे। उनके चेहरे पर डरावन का भाव एकदम साफ दिख रहा था, जो विक्रम ने जंगल में हरिया और रामू के शव को देखा था। विक्रम ने यह सब देखकर उसके एक साथी ने डरते हुए कहा, यह यक्षिणी हम लोग को खत्म कर देगी। यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। लेकिन विक्रम ने उसे शांत किया और कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें इसे हराने का तरीका खोजना होगा। अगली रात गांव के दक्षिण में स्थित खेतों में अजीब सी रोशनी देखी गई। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने वहां एक स्त्री को चलते देखा। वह हवा में तैरती हुई दिखाई दे रही थी। अब इस तरह से गांव में भयानक घटनाओं का सिलसिला पहले से भी ज़्यादा तेज हो चुका था। कभी कभी बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई देती तो लोगों को अपने घरों की खिड़कियों से बाहर किसी परछाई के उड़ने की दिखाई देती थी, और जब वो उसे पास जाकर देखते तो वह एक भयानक हंसी हंसते हुए गायब हो जाती। एक बार गांव की एक महिला ने बताया कि उसने अपने घर के आंगन में एक अपने मृत पति को देखा, लेकिन जब वहां पास गई तो वह आकृति हंसते हुए एक सफेद धुएं में बदलकर गायब हो गई। गांव के मवेशी एक एक करके मरने लगे। हर सुबह लोग अपने खेतों में मरे हुए जानवर पाते। उनके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान होते। एक रात विक्रम ने खुद देखा कि एक गाय आसमान में उड़ रही थी और उसके ऊपर यक्षिणी अपना वार कर रही थी। गांव में भय इतना बढ़ गया कि लोगों ने पुरोहित को दोबारा पाटलिपुत्र से बुलाया। पुरोहित ने गांव लौटकर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने कहा, यक्षिणी को वश में करने के लिए हमें उसकी कहानी जाननी होगी। वह क्यों मारती है गांव वालों को। यज्ञ के दौरान पुरोहित ने एक कहानी बताई। यह यक्षिणी कभी एक सुंदर युवती थी जिसका नाम संध्या था। उससे राजमहल के दरबार भी के साथ प्रेम हो चुका था, लेकिन बाद में उसे अपमानित करके जंगल में छोड़ दिया। वहाँ वह भूखी प्यासी मर गई और उसकी आत्मा यक्षिणी बन गई। उसका बदला अधूरा है और जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वह हर पूर्णिमा को गांव के लोगों पर कहर बरपाती रहेगी। अब विक्रम ने फैसला किया कि वह खुद यक्षिणी का सामना करेगा। पूर्णिमा की रात विक्रम और उसके साथी एक बार फिर मशाले लेकर जंगल के पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे। आसमान बादलों से ढका हुआ था और जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। तभी गांव में वही स्त्री की हंसी गूंज उठी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि जंगल के साथ साथ पूरे गांव में उस स्त्री की हंसी महसूस होने लगी थी। इस हंसी को सुनते ही विक्रम के सभी साथी वहीं बेहोश हो गए, लेकिन विक्रम अपने धैर्य और साहस के बल पर वहीं डटा रहा और वह यक्षिणी से बोलता है, मैं जानता हूँ तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, लेकिन इस निर्दोष गांव वालों को तबाह मत करो तुम। विक्रम की बात सुनते ही सफ़ेद धुआं हवा में इकट्ठा होने लगा। कुछ ही पलों में वह धुंध एक खूबसूरत स्त्री में बदल गई। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, तुम मेरी मदद नहीं करने आए हो, तुम मुझे यहाँ खत्म करने आए हो। यक्षिणी ने विक्रम के साथियों को अपने जादू से अजीब से जीवों में बदल दिया। वे विक्रम पर हमला करने लगे। विक्रम ने अपनी तलवार से उन पर वार किया, लेकिन हर वार वे गायब हो जाते। यक्षिणी की हंसी गूंज उठती। आखिरकार विक्रम ने अपनी आंखें बंद करके यक्षिणी से कहा,
मैं तुम्हारी पीड़ा का अंत करना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें न्याय कैसे मिलेगा। यक्षिणी का स्वर इस बात को सुनकर बदल गया। वह रोने लगी और बोली, मुझे धोखा देने वाले ने मुझे अपमानित किया और मेरे जीवन को समाप्त कर दिया। जब तक उसका खून इस धरती पर नहीं बहेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। विक्रम ने उसके दर्द का समाधान खोजने का वादा किया। उसने दरबारी को खोजने की शपथ ली और यक्षिणी से कहा, तुम निर्दोष लोगों को मत मारो, मैं तुम्हारे लिए न्याय लाऊंगा। यह सुनकर यक्षिणी ने अपने प्रकोप को रोकने का वादा किया, लेकिन कहा, अगर तुम्हें न्याय नहीं दिला सके मुझे, तो यह गांव हमेशा के लिए मेरे कहर को झेलेगा। अब गांव लौटने के बाद विक्रम ने पुरोहित से दरबारी के बारे में पूछताछ की। पुरोहित ने कहा, उस दरबारी का नाम चंद्रसेन था। वह एक बार राजा के दरबार में बड़ा प्रभावशाली था, लेकिन बाद में उसे राजा ने किसी अपराध के कारण राज्य से निकाल दिया। वह कहाँ गया यह किसी को नहीं पता है। विक्रम को यह जानकारी पर्याप्त नहीं लगी, लेकिन उसने अपना सफर जारी रखने का निश्चय किया। विक्रम पाटलिपुत्र वापस चला गया, जहां उसने राजा के पुराने सेवकों और दरबारियों से चंद्रसेन के बारे में पूछताछ की। महीनों की खोज के बाद उसे पता चला कि चंद्रसेन अब एक दूसरी पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, जहां उसने खुद को एक प्रभावशाली तांत्रिक के रूप में स्थापित कर लिया है। लोगों ने विक्रम को चेतावनी दी, चंद्रसेन अब साधारण आदमी नहीं है, वह काले जादू में माहिर है और बहुत ही खतरनाक हो चुका है। लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। चंद्रसेन का निवास एक काले किले में था, जो ऊंची पहाड़ियों पर स्थित था। किले के चारों ओर घना जंगल, ऊंचे पर्वत थे, जो इसे और भी भयानक बना देते थे। जैसे ही विक्रम किले के पास पहुंचा, उसे अजीब सी ध्वनियां सुनाई देने लगी। हवा में मंत्रों की गूंज और जानवरों के चीखने की घुली हुई आवाजें थी। वो किले के द्वार पर खड़े दो आदमकद पत्थर के शेर विक्रम को ऐसा महसूस करा रहे थे जैसे वे उन्हें घूर रहे हों। किले के भीतर प्रवेश करते ही विक्रम ने चंद्रसेन को देखा। वह एक काले वस्त्र में लिपटा हुआ था और उसके चारों ओर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। उसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान थी। चंद्रसेन ने विक्रम को देखते ही कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? विक्रम ने तलवार निकालते हुए कहा, तुमने संध्या के साथ जो अन्याय किया, उसका परिणाम भुगतने का समय आ चुका है चंद्रसेन। चंद्रसेन इस बात को सुनकर एक भयानक हंसी हंसता है और बोला, संध्या? वह तो एक कमजोर स्त्री थी। उसके जैसी बहुत सी स्त्रियां मेरे मार्ग में आई और कुचली गईं। चंद्रसेन ने अपनी तांत्रिक शक्ति का उपयोग करते हुए विक्रम पर हमला किया। उसने अपने मंत्रों से भूतिया छाएं उत्पन्न की, जो विक्रम को डराने लगी। लेकिन विक्रम ने अपनी तलवार से उन छायों का सामना किया। उसकी तलवार, जो पुरोहित द्वारा अभिमंत्रित की गई थी, उन छायों को काटती चली गई। चंद्रसेन हंसते हुए कहा, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जिसके सामने तुम्हारा साहस बेकार है। लेकिन विक्रम ने जवाब दिया, तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे डर और पाप से पैदा हुई हैं। मैं सच्चाई और न्याय के लिए लड़ रहा हूं। एक लंबी लड़ाई के बाद विक्रम ने चंद्रसेन पर अंतिम वार किया। उसकी तलवार सीधे चंद्रसेन के सीने में धंस गई। मरते समय चंद्रसेन ने विक्रम से कहा, तुमने मुझे मारा, लेकिन संध्या को न्याय दिलाने में तुम्हें और बलिदान देने होंगे। वह कभी पूरी तरह मुक्त नहीं होगी। चंद्रसेन के मरते ही किले का वातावरण बदल गया। काले बादल छट गए
और चारों ओर शांति छा गई। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद विक्रम गांव लौटा और सीधे जंगल की ओर गया। वहां वह पीपल के वृक्ष के पास खड़ा हुआ और संध्या को पुकारा। यक्षिणी प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी उपस्थिति में पहले जैसी क्रूरता नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और कृतज्ञता थी। उसने कहा, तुमने मेरा बदला पूरा किया, अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। और इस तरह से वह यक्षिणी धुएं में बदलकर आसमान में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी थी यक्षिणी के न्याय और विक्रम की वीरता की अमर गाथा की कहानी। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप मेरे वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं। फिलहाल पूरा वीडियो सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।